हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो वास्तविक संख्या को पहले हम एकदम डिटेल से समझेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, बेसिक समझने के बाद हम इसी उदाहरण को भी करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसमें कितने उदाहरण है तो इसमें उदाहरण 1, ठीक है, और इसमें कितने उदाहरण, इसमें आपकी 4 उदाहरण है। ठीक है, सभी उदाहरण को देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, फिर हम इसके उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, फिर अगली वीडियो से हम इसके प्रश्नावली को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ठीक है, देखिए। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें संख्याएं की तो ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम संख्याएं की बात करें तो बेटा आपको जो संख्याएं है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक पहला आपका होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला आपका क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होती है। और दूसरा संख्या आपका होता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लास 10th में आप इस वास्तविक संख्या को समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो काल्पनिक संख्या है ये अगर आप क्लास 11th में मैथ लेते हो तो उसमें आपको काल्पनिक संख्या को समझना होगा। ठीक है, ठीक। तो अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आपको आती है जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, ठीक है, तो वास्तविक संख्या में अगर हम फर्स्ट संख्या का जैसे मान लेते हैं, यहाँ वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आती है? पहला मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा संख्या मान लेते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और तीसरा संख्या मान लेते हैं पूर्णांक। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आपके वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और यहाँ से चौथा मान लेते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, बेसिक एकदम समझने वाले हैं। तो और यहाँ से परिमेय हो गया, तो पांचवा यहाँ से मान लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो देखो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती है। तो यहाँ से हमने 5 संख्या मान लिया। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्ण संख्याएं, तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, और चौथा है परिमेय संख्या, और पांचवा है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आप जानते हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इन सभी संख्याओं को रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि होते क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या की, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जैसे आपके गिनती नहीं होता, जैसे 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, कहाँ तक जाता है? अनंत तक। ठीक है, इन्फिनाइट वैल्यू तक। तो ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो ये आपकी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को अगर आपको याद करना है, ठीक है, ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे? 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी कि प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है। तो 0 और नेचुरल नंबर जब आता है तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में आपका क्या आता है? माइनस इन्फिनाइट से लेकर, ठीक है, -2 -1 0, ठीक है, 1 2, ये कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक वो आपका पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या जिसे आप p बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हो, जहां हर का मान यानी कि q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनाइट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें p और q है क्या, तो जहाँ यहाँ लिख देता हूँ p व q आपके क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसका HCF 1 होता है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार समझ सकते हो। अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आपका जैसे अंडर रूट में 2 हो गया, अंडर रूट में 3 हो गया, ठीक है,
अंडर रूट में 5 हो गया, अंडर रूट में 7 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका अंडर रूट में क्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है। अभाज्य संख्या, अंडर रूट में अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। हाँ, अब देखो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप समझ लिए, ठीक है। अब काल्पनिक संख्या को समझो। काल्पनिक संख्या का मतलब ये होता है कि आपका अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में माइनस की संख्या है, ठीक है। जैसे अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, ठीक है, अंडर रूट में -5, ये सब क्या है, आपके काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजरी नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संख्याएं के बारे में, ठीक है। पर इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, 2024-25 के लिए। तो इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में बेटा आप लोगों को करना है एचसीएफ और एलसीएम याद करना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से उदाहरण 2 में आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एचसीएफ और एलसीएम को पहले समझते हैं, ठीक है। HCF और यहाँ से LCM। ये HCF क्या होता है, HCF का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, और F से होता है फैक्टर, ठीक है, FACTOR फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF का फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। वही अगर एलसीएम की बात करें तो एल से हो जाता है आपका लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, सी से हो जाएगा कॉमन, और यम से हो जाएगा मल्टीपल, MULTIPLE, ठीक है, मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अगर हम बात करें एचसीएफ और एलसीएम की, तो ये एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, तो यानी कि किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो ये हम उदाहरण में देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उदाहरण में प्रश्न है तो वहाँ से हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही सिंपल मेथड से समझेंगे, ठीक है। तो चलो उदाहरण को देखते हैं। तो अगर देखो उदाहरण की बात करें तो यहाँ से उदाहरण नंबर 1 आपको क्या करा है, उदाहरण नंबर 1 की बात करें तो देखो उदाहरण नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार परीक्षा में आपके पूछा भी गया है, ठीक है, 5 नंबर में, तो ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 करा है, संख्याओं 4 के घाते n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घाते n जो अंक है वो 0 पर यानी कि 0 पर समाप्त होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि ये जो 4 के घाते n है, ये n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब यह करा है जो 4 के घाते n है अंक 0 पर समाप्त होता है, तो कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसमें 2 और 5 होता है तब, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ से अगर हम बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट की, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। तो देखो आपको संख्या क्या दिया है, आपको संख्या दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको संख्या क्या दिया है, 4 के घाते n दिया है, ठीक है, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n क्या है आपका, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो देखो अभी ये कह रहा है जो 4 के घाते n है, क्या उसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है ना तो वो 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब इसका आप गुणा करते हो तो 10 आता है, 10 एक क्या 0 पर समाप्त है, इसका जो इकाई अंक है यानी कि 0, ये 0 पर समाप्त है, ठीक है। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 और 5 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो 40 है, ठीक है। अब ये जो 40 है वो 0 पर समाप्त है, अब कैसे समाप्त है, इसमें 2 और 5 आएगा तभी समाप्त है, ठीक है। देखो कैसे, जब आप 40 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है, पहले क्या करोगे, 2 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा 10, फिर 2 से काटोगे तो 5, फिर 5 से काटोगे तो 1, यानी कि आप 40 को क्या लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। इसको सही रूप में लिख दो, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 गुणे 5 और 5 के पावर 1, ठीक है।
तो ये देखो इसमें 2 और 5 है तभी यह संख्या 0 पर क्या है, समाप्त है। ठीक है, हाँ ये ध्यान देना कि 2 जो है आपका चाहे जितनी बार हो सकता है और 5 भी चाहे जितनी बार हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको सूत्र के तौर पर इस प्रकार से लिखते हैं 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि 2 के पावर आपका कुछ भी हो सकता है संख्या और 5 के पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस 0 को छोड़कर। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इनफिनाइट तक, यानी कि आपके n है, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको संख्या 4 के घाते n दिया है। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, देखो जैसे 4 के घाते n है। ठीक है, 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करो यानी कि लसा लो, 2 से काटोगे 2 आएगा, 2 से काटोगे 1। ठीक है, यानी कि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 और सबके पावर क्या है, n है। ठीक है, तो n को क्या करो, अलग अलग दे दो, यानी कि 2 के पावर n गुणे 2 के पावर n। ठीक है, देखो इसमें 2 तो है पर 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना होगा यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, या इस प्रकार से आप नोट में याद कर सकते हो इसको। ठीक है, नोट में आप लिख लेना इसको। ठीक है, ठीक है, आप नोट में इसे लिख लेना। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रहेगा। क्या लिखोगे नोट में, नोट में आप लोग लिख लेना यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्या लिखोगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित हो, ठीक है, हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 मतलब कि 2 और 5 में से कोई भी एक संख्या नहीं रहेगा, ठीक है, मान लो 5 है पर 2 नहीं है, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको नोट के रूप में याद रख लेना है। ठीक है, आपका प्रश्न ये था, तो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, यहाँ से इसके नीचे आपको लिखना है कि संख्याओं, ठीक है, संख्याओं 4 के घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, 5 उपस्थित नहीं है, अतः जो 4 के घाते n है n के किसी भी मान के लिए ठीक है, n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। संख्या आपको 4 के घाते n दिया था। n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी कि n के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लो n के स्थान पर आप 2 रख दो। ठीक है, जब 4 के पावर 2 होगा तो कितना होगा, 16। क्या ये 16 0 पर समाप्त है, नहीं है। ठीक है, मान लो 3 रख दोगे तो 3 रखोगे तो 16 चौका 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 क्या 0 पर समाप्त है, इसका इकाई अंक देखो 0 पर समाप्त है, नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2 गुणे 5 के रूप का है ही नहीं। ठीक है, जब 2 गुणे 5 के रूप का होगा तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो इस नोट के रूप में आप इसे लिख सकते हो, इस प्रकार से आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको प्रश्न के नीचे, मतलब कि यहाँ पे उत्तर लिख रहे हैं ना, तो उत्तर के नीचे आपको इस प्रकार से लिख देना है कि संख्याओं 4 के घाते यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4 के घाते n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उदाहरण नंबर 1 था यानी कि एग्जाम्पल 1 वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 2 की, तो उदाहरण नंबर 2 कर रहा है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF और LCM मैं आपको बता चुका हूँ कि होते क्या हैं। ठीक है,
तो यहाँ से अब इसको हम ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं HCF और LCM। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम हेडिंग डाल लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड की बात करें तो आपको देखो दो संख्याएं दिया है, एक संख्या 6 दिया है और एक संख्या 20 दिया है। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। HCF और LCM आप जानते हो। ठीक है, HCF पहले देखो क्या करना है ना, इस 6 और 20 का आपको लसा लेना है। अब क्लास 8 या 9th में या 7 में आपने पढ़ा होगा लसा लेना। ठीक है, तो किस प्रकार से आप लेते हो, लसा लो या जिसे आप कहते हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दो। जैसे 6 की अगर हम बात करें तो 6 को इस प्रकार से लिखो। ठीक है, पहले एकदम छोटी संख्या से काटेंगे, तो पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 कितनी बार में कटेगा, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। ठीक है, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 3 से कटेगा तो 3 एकम 3। ठीक, दूसरी संख्या क्या है, 20 है। ठीक है, तो 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 है तो 5 5 से ही कटेगा। ठीक, यानी कि 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3। ये जो 2 गुणे 3 लिखे हो ना, यही आपका होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिए। और 20 को क्या लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब यहाँ से आपको HCF और LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें HCF का, देखो HCF कैसे याद करते हैं, दोनों में यानी कि ये जो अभाज्य गुणनखंड की ये हो दोनों का, इसमें और इसमें जो कॉमन होगा यानी कि जो उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, ये देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि ये आपका क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, और कोई संख्या है जो कॉमन है, नहीं है, तो ये जो है, ये जो 2, ये आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन रहता है वही आपका HCF होता है। ठीक है, वही अगर हम LCM की बात कर लें तो LCM में आपको ध्यान देना है, जो कॉमन है उसको आपको ले लेना है। ठीक है, 2 कॉमन था उसको ले लिए, बाकी सब जो भी संख्याएं बच रही हैं उन सभी को ले लो। देखो यहाँ पर ऊपर 3 बच रहा है और गुणे यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 गुणे 5। ठीक है, अब इन सभी का क्या करूँ, गुणा कर दूँ, 2 3 6। ठीक है, 6 दूना 12, 12 पंजे 60। यहाँ से जो LCM है वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर फिर से देखो, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है अतः। ठीक है, अतः 6 और 20 का HCF कितना है, 2 है, व LCM 60 है। ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको उदाहरण नंबर 2 था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलो अब उदाहरण 3 को देखते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ से अगर हम उदाहरण नंबर 3 की बात करें तो उदाहरण नंबर 3 आपसे क्या करा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका हम क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखने वाले हैं। देखो आपको 2 संख्याएं दी गई थी। ठीक है, एक संख्या था 96 और दूसरा संख्या था 404। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। ठीक है, तो 96 का अगर हम बात करें तो देखो पहले क्या करो, छोटी संख्या से काटो, 2 से काटो। तो 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, देखो कैसे काटना है आपको, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 96 है, तो पहले 2 को 9, बस सिर्फ 9 को काटो। कितनी बार में काट सकते हो, 2 चौक का 8। ठीक है, 2 25 10 नहीं लेना है, 9 से कम ही लेना है। ठीक है, तो 2 चौक के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना संख्या बच रहा है, 8 हो गया, एक संख्या बच रहा है। अब एक संख्या ना इसके सामने आ जाएगा, 6 के इधर आएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा तो ये संख्या हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, समझ रहे हो ना, देखो कैसे, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका 96 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 से काटा, 2 चौक के 8 हो गया, 8 हो गया, तो इसमें एक बच रहा है, एक क्या है इसके सामने लाओगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से। ठीक, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 चौक के 8। फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12। फिर 2 से काटोगे तो 2 3 6। फिर 3 है तो 3 से कटेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एक संख्या दिया है, 404 दिया है। ठीक है, तो 404 दिया है तो ये कि 2 से कटेगा। ठीक है, पहले 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, जीरो है, जीरो उतार दो, 2 दूना 4। ठीक है,
अब यहाँ पर 2 से फिर कट रहा है तो 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2। अब 101 जो है वो 101 ही से कटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 96 है आप उसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे कितनी बार 2 है गिन लो, 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है, 3 4 5 और एक बार 3 है। और 404 को आप क्या लिख सकते हो, 404 को लिखोगे 2 गुणे 2 और 101, ठीक है। ये किस रूप में लिखे हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हो, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, HCF और LCM, ठीक है, HCF और यहाँ से LCM। तो देखो HCF आपको कैसे याद करना है, इसमें जो जो कॉमन मिलेगा वही आपका HCF होगा, ठीक है। देखो इसमें 1 2 आपको कॉमन मिला, ठीक है, और यहाँ से फिर 1 2 और कॉमन मिला, और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 2 ले लोगे इसमें से, और इसमें से 1 2 ले लोगे, गुणा कर दोगे तो 4, यानी कि जो HCF है वो आपका कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। वही अगर LCM की बात करें तो पहले जो कॉमन था उसको ले लो, यानी कि इसमें से 2 एक कॉमन था और ये 1 2 कॉमन था, इसको ले लिए। अब बाकी सभी संख्याएं जो बच रही हैं उन सभी को ले लो। इसमें आपका 2 3 बार है तो ले लो 1 2 3 बार, एक बार 3 था इसको ले लिए, और नीचे 101 था, ठीक है। अब इनका क्या करो, आपस में गुणा करा दो। देखो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 दूना 32, और 32 गुणे 3 करोगे तो 96, ठीक है, यानी कि 96 गुणे 101, ठीक है, गुणा कर दो। 96 का गुणा 1 में करोगे तो 6 आ जाएगा, हाथ में आया 9, फिर 96 का गुणा 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि हासिल कितना लगा था 9, तो यहाँ से 9 हो जाएगा, और 96 कम 96, यानी कि जो LCM है वो कितना आ गया 9696, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक सूत्र क्या होता है, इसको आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। इस सूत्र को आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर आपको HCF ज्ञात है, ठीक है, यहाँ से अगर आपको HCF ज्ञात है तो इस सूत्र की सहायता से आप LCM ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देखो देखो कैसे, यहाँ से अगर हम बात करें दो संख्या का गुणनफल, आपको दो संख्या कौन कौन सी दी दी थी, यहाँ पर आपको 96 और एक संख्या था आपका 404, इनका क्या है गुणनफल है, बराबर में HCF मान लो कितना आपका निकला था, HCF 4 निकला था, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, और गुणे LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 इधर गुणा में इधर लाएंगे तो बट्टे में, यानी कि 96 गुणे 404 बट्टे 4 बराबर में LCM, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 4 एक कम 4, इसको काटेंगे तो 1 0 1 निकलेगा, यानी कि 96 का गुणा जब 101 में करोगे तो कितना आ जाएगा LCM आपका, गुणा करे थे ना, यहाँ पर कितना आया था 96 96 बराबर में LCM, यानी कि LCM इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकती हो, ठीक है। तो इस सूत्र के साथ बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको दो संख्याएं दी गई हो, ठीक है, और HCF और LCM में से आपको कोई एक ज्ञात हो, ठीक है, तभी इस सूत्र का अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अब उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 4 की, तो उदाहरण नंबर 4 में आपको दिया है संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिया है, 3 संख्याएं दी गई, अब 3 संख्याओं का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे देखो, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल कौन सा देख रहे हैं, चौथा ना, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो आपको क्या दिया है, आपको 3 संख्याएं दी गई है, एक 6 दिया था, एक 72 दिया था, और एक संख्या आपको 120 दिया था, ठीक है। अब पहले इसको क्या करना है ना, अभाज्य गुणनखंड के, यानी कि इसका पहले आपको लसा लेना है, ठीक है। तो पहले 6 को हल करेंगे इस प्रकार से, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 से काटेंगे तो 1, इसी प्रकार 72 का करेंगे, 2 से काटोगे तो 2 3 6, 1 बचा, इसके सामने लाओगे तो 12, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा, इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे तो 9, ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिक्के 9, फिर 3 तिरिक्का 3 एक कम 3, ठीक है। अब यहाँ पर 120 है तो 120 का भी कर लो। देखो पहले क्या करो, 2 से काटोगे, 2 छक्के 12 और 0 उतार दो, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6 0 उतार दो,
फिर 2 से काटोगे, ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 15 दूना 30 होता है, 15 बार में कटेगा। फिर यहाँ से 3 बार में कटेगा, 3 पच्चे 15 और यहाँ से 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ से आप 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 लिख सकते हो, ठीक है। और 72 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और वही 120 की बात करें तो 120 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर हम HCF की बात करें, ठीक है, जब आपको 2 संख्याएं दी रही थी तो आपको HCF जो कॉमन मिला था उसी को ले रहे थे, ठीक है। तो जब आपको 3 संख्याएं देंगी तभी आपको वो भी करना है, ठीक है, तभी भी आपको वही करना है। कैसे, देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि ये 2 आपका कॉमन है, ठीक है, ये 2 आपका कॉमन है, ठीक। और क्या कॉमन दिख रहा है, देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो ये 3 और ये 3, इसमें से कोई भी ले लो, और ये 3, यानी कि 3 भी कॉमन 2 भी कॉमन। तो इसमें से एक 2 ले लेंगे और ये 3 में से एक 3 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से HCF आपका कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 करोगे तो 6, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी तो इस प्रकार से आप HCF ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। वही अगर हम LCM की बात करें तो LCM में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो क्या, LCM पहले जो कॉमन था उसको ले लो, ठीक है, 2 और 3 आपका कॉमन था उसको हम ले लिए, ठीक है, यानी कि पहले जो HCF था उसको ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, LCM में जब 3 संख्याएं दी रही होती है तो 2 संख्याओं में भी जो कॉमन होता है उसको भी हम कॉमन करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, और इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से एक 2 को लेंगे और इसमें से भी एक 2 को लेंगे, ठीक है। अब बाकी संख्याएं, अब कॉमन तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, अब बाकी संख्याएं जो मिले उन सभी को ले लो। तो यहाँ से ऊपर आपका 3 बच्चा और यहाँ से 5 बच्चा, ठीक है। तो इन सभी का आप गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, देखो, 2 3 6, ठीक है, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 हो गया, गुणे 5 3 15, ठीक है। 24 और 15 गुणे करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, 24 और 15 गुणा कर लो, 5 चौका 20, 2 हाथ में आया, 5 दूना 10, 2 12 और 24 एकम 24, 0 4 2 6 2 1 3, यानी कि कितना आ गया, 360 आ गया। यानी कि जो LCM है वो 360 है, ठीक है। तो आपको LCM में क्या ध्यान देना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, LCM में पहले जो HCF है वो ले लो, यानी कि 2 गुणे 3, यानी कि जो कॉमन था उसको ले लिए, 2 और 3 ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 संख्याओं में भी जो आपको कॉमन दिख रहा है उनको भी लो, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर आपको 2 कॉमन मिला था, यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहा था 2 संख्याओं में। तो इनमें से हम सिर्फ एक संख्या को लेंगे और इनमें से भी एक संख्या को, तो यहाँ से ले लिए, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बाकी संख्याएं जो भी बचेंगी उन सभी को ले लेंगे। यहाँ से 3 बच रहा था और यहाँ से 5, तो 3 और 5 ले लिए, आपस में सभी का गुणा कर दिए, तो यहाँ से जो LCM है वो 360 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको 3 संख्याएं दी रहेंगी तो इस प्रकार से HCF और LCM ज्ञात कर सकते हो, ठीक। इस प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 1.1 का जो उदाहरण था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 की बात करें तो इसमें आपके पूरे क्वेश्चन कितने, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सातों क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के आपके रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है इन सभी संख्याओं को, ठीक है। तो चलो प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है वो आपको दिया है 140, पहला आपको संख्या क्या दिया है, 140 दिया है, ठीक है। तो 140 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप का मतलब क्या, आपको लसा लेना है, ठीक है। क्लास आप 9th या 8th में आपने पढ़ा होगा लसा लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, देखो लसा कैसे लिया जाता है। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 140 को लिखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं ना, एकदम छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या से, ठीक है। जिस संख्या से कटेगा उसी संख्या से हम काटेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो हम 4 से काटेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम संख्या को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से कैसे कटेगा, आपको कैसे मालूम होगा कि ये 2 से कटेगा, तो देखो जब इसका इकाई अंक 0 हो, ठीक है, 0 हो या सम संख्या हो, ठीक है, तो वो 2 से क्या करेगा, कट जाएगा, ठीक है।
जब जीरो हो या सम संख्या होता है तो वो संख्या 2 से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो है इसका इकाई अंक, तो पहले हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 7 14, जीरो को उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखो इस प्रकार से काटो, 2 त्याई 6, ठीक है। अब 2 त्याई 6 हो गया और ये संख्या है 7, यानी कि एक बच रहा है, ठीक है। तो एक बच रहा है तो एक इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 2 25 कितना होता है 10, ठीक है। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अलग से भाग कर कर देख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से काटोगे तो 2 त्याई 6, ठीक है, माइनस करोगे तो एक बचेगा, जीरो उतारोगे 2 पच्चे 10, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो 2 से काटोगे तो कटेगा, इसका इकाई अंक क्या है 5 है, ठीक है, तो नहीं कटेगा 2 से। तो यहाँ से हम 3 से काटेंगे, तो 3 से कटेगा, देखो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, तो 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है, और 7 7 एकम 7, ठीक है। यानी कि 140 को आप क्या लिख सकते हो, 140 को लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। और इसको क्या करो सही रूप में लिख दो, 2 कितनी बार है तो 2 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। और इसी रूप में आपको क्या करना था, लिखना था, ठीक है। यही आपका क्या होता है, यही आपका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यानी कि सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड आपको दिया है संख्या 156 दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, ठीक है। एक बच रहा है, एक इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 त्याई 6, ठीक है, एक बच रहा है, एक इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 2 नवा 18, ठीक है। अब 2 से कटेगा, देखो इसका इकाई अंक 9 है, ठीक है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटो, तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करोगे 13 13 से कटेगा, ठीक। तो यहाँ से आप 156 को क्या लिख सकते हो, 156 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसको क्या करो सही रूप में लिख दो, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। और ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है 3825 दिया है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3825 इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको काटेंगे, देखो इसका इकाई अंक 5 है, ठीक है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटोगे कटेगा, देखो अगर इस प्रकार से पहले चेक कर लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 2 बच रहा है, 2 इसके सामने लागो तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 3 सत्ते 21, यानी कि एक बच रहा है, एक लागोगे तो 3 पच्चे 15, यानी कि 3 से ये संख्याएं कट रही हैं, ठीक है। तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 2 बचा, 2 इसके सामने लागोगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो 2 सत्ते 21, ठीक है, एक बच रहा है, एक इसके सामने लागोगे तो ये हो जाएगा 15, तो 3 पच्चे 15, ठीक है, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब देखो फिर 3 से काटो, तो 3 चौके 12, ठीक है, और 3 दूना 6, और एक बचा 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटोगे कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, और यहाँ पे देखो 4 2 नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि आप इसको 4 से काटोगे नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 2 बचा, यानी कि यहाँ पे 2 लागोगे तो ये हो जाएगा 25, और 5 पच्चे 25, ठीक है। अब 85 आ गया, फिर 5 से काटोगे तो 70 पच्चे 85 होता है, ठीक है। अब यहाँ से 17 एकम 17 काट दो, ठीक है। तो यहाँ से आप 3825 को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है, और 5 गुणे 5, और यहाँ पर क्या है 17, तो यहाँ पे 17, ठीक है। इसको सही रूप में लिख दो, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 गुणे 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 गुणे 17, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फोर्थ नंबर को देखते हैं अब। तो फोर्थ नंबर आपको दिया है 5005 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5005 का क्या करेंगे लसा लेंगे, ठीक है। तो 5005, ठीक, लसा लेंगे। तो देखो यहाँ से 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, जीरो है जीरो उतार दो, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1001 है, ठीक है, 5 से तो अब नहीं कटेगा, 6 से काटोगे भी नहीं कटेगा, 7 से काटो, तो 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पर कितनी संख्याएं बच रही है, इसमें 3 संख्याएं बच रही है। अब 3 इसके जब सामने लाओगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 7 चौक 28, अब इसमें कितना बचा 2 बचा, तो 2 इसके अब इसके सामने लागू तो ये हो जाएगा 21, तो 7 त्रिक का 21, ठीक है। 143 है, यानी कि अब किससे कटेगा
11 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काटे तो 11 एकम 11, ठीक है। 3 बचा, 3 इसके सामने लगे तो 33 हो जाएगा, और 11 3 33, और यहाँ से 13 एकम 13, ठीक है। यानी कि आप 5000, 5 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इसी पर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ठीक है, चौथा हो गया ना, पाँचवा देखते हैं। तो पाँचवा आपको दिया है 7429, ठीक है, 7429 दिया है। इसका हम लसा लेंगे, तो देखो किस प्रकार से लेंगे। 7429 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो संख्या है ना, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसका क्या अंक क्या है, 9 है, ठीक है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो तो 3 दूना 6, ठीक है, नहीं कट रहा है। 3 दूना 6 काटोगे तो एक बच्चा, ठीक है। 3 चौक के 12, ठीक है, 2 बच्चा, और 7 21, एक बच्चा 19 आ जा रहा है, ठीक है, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसको जब आप काटते जाओगे तो ये संख्या कटेगा 17 से, ठीक है। 17 से कटेगा, देखो 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 चौका 68 हुआ, ठीक है। 68 में 2 जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा, और 70 4 74, यानी कि 6 संख्याएं। अब यहाँ पर इसके आगे क्या हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा आपका 62, ठीक है। इसके आगे 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 62। 17 तिया कितना होता है, 17 के 17, 17 34, 17 तिया 51, ठीक है। तो 17 तिया 51, इसमें से अगर 51 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1 और 1, यानी कि 11 बच रहा है, ठीक है। अब 11 इसके सामने लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 119 हो जाएगा, ठीक है। और 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से काटो। अब 17 से कट गया, अब ये संख्या भी 17 से नहीं कटेगी, ठीक है। 18 से भी नहीं कटेगी, अब 19 से काटोगे तो 19 से देखो किस प्रकार से कटेगा। 19 दूना 38, ठीक है, 38 दू 40, यानी कि 5 बच रहा है। 5 इसके सामने लाओगे तो कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। और 19 तिया कितना होता है, 57 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 23 है, तो 23 एकम 23, यानी कि 7429 को आप क्या लिख सकते हो, 17 गुणे 19 गुणे 23 लिख सकते हो, ठीक है। और ये आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में आपको कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। यानी कि आपको क्या दिया है, दो संख्याएं दी गई है, ठीक है। इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर बाद में आपको करा है कि जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये आपको दो संख्याएं जो दी गई हैं इनका गुणनफल वो क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम का जब आप गुणनफल करोगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, ये आपको जांच भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 26 और 91 दिया है, ठीक है। 26 व 91 दिया है। तो पहले देखो इसका हम क्या करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। 26 और 91 का हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 26 का करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, ठीक है, सॉरी 13 बार में कटेगा। फिर 13 एकम 13, यानी कि आप 26 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 13 लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार है जो 91 है, इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि देखो अब 91 तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार से काटो, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 गुणे 13 करोगे तो 91, 13 7 91 होता है ना, तो यहाँ से 13 एकम 13 हो जाएगा। यानी कि आप 91 को क्या लिख सकते हो, 91 को लिख सकते हो 7 गुणे 13, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एचसीएफ की, देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये आपका जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो आप अभाज्य गुणनखंड की हुआ, ठीक है, इसमें जो कॉमन मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो इसमें उभयनिष्ठ मिलेगा वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। देखो इसमें आपका 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि ये जो 13 है आपका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन मिल रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों में मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और कोई संख्या आपको मिल नहीं रही है, ठीक है, बस 13 आपको मिल रहा है, तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में आपको ये ध्यान देना है, जो कॉमन है उसको तो आप लोगे ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे 13 कॉमन था तो उसको ले लिए, ठीक है, और बाकी सब जो संख्याएं बच रही है उन सभी को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 बच्चा और यहाँ से 7 बच्चा, ठीक है। तो इनका हम क्या करते हैं, गुणा, तो 13 गुणे 7 दूना 14,
13 गुणे 14 करोगे तो 182। ठीक है, तो इसका जो LCM है, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, वो कितना है, 182 है। ठीक है, तो यहाँ से HCF और LCM निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न कर रहा था कि आपको चेक यानी कि जांच भी करना है। ठीक है, जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, ठीक है, HCF गुणे LCM, क्या इसके बराबर होगा, ये आपको जांच करना था। तो दो संख्या आपको कौन सी दी है, 26 दिया है और इनका गुणनफल करना है 91। ठीक है, दो संख्याएं आपके 26 और 91, इनका गुणनफल करेंगे और यहाँ से HCF कितना आया था, HCF आपका आया था 13 और गुणा करेंगे, LCM कितना आया था 182। ठीक है, अब इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 91 है और 26 है, गुणा करते हैं। देखो 6 एकम 6, 9 छक्के 54, ठीक है, और 2 एकम 2 और 9 दूना 18, यहाँ से 6 आ गया, 4 2 6 आ गया। ठीक है, 8 5 13 की 3, हाथ में आया 1 1 1 2। ठीक है, यानी कि जब इसका आप आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2366। ठीक है, बराबर करो। अब 13 गुणे 182 कर लो, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, 182 गुणे 13, तो देखो 3 दूना 6, 8 त्रिक्का 24 की 4, हाथ में आया 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, और एक का गुणा जब 182 में करोगे तो यहाँ से आपको 182 मिल जाएगा। अब इसको क्या करो, ऐड कर दो, तो यहाँ से 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, हाथ में आया 1 1 1 2। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला, 2366। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जांच भी करना था। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड देखते हैं अब। तो सेकेंड का सेकेंड की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो आपको संख्या दिया है 510। ठीक है, और कौन सी संख्या आपको दिया है, 92 दिया है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे पहले। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, ठीक है, एक बच्चा, 2 पच्चे 10, एक बच्चा फिर, ठीक है, और 2 पच्चे 10। ठीक, तो यहाँ से अब 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब 3 से काटो, तो 3 9 8 24, एक बच्चा, 3 बच्चे 15, 85 आ गया। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। ठीक है, 5 एक कम 5, 3 बच्चा, 5 7 35, और यहाँ से 17 एक कम 17, यानी कि 500 जो 10 है उसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और दूसरी संख्या आपको दिया है 92, तो यहाँ से हम 92 भी करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होता है। ठीक है, एक बच्चा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 23 बार में, और 23 एक कम 23। ठीक है, तो यानी कि आप 92 को क्या लिख सकते हो, 92 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 23 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। देखिए ये जो आप गुणनफल की हो और ये आप जो गुणनफल की हो, इनमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इसमें, तो आपको इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, वही अगर हम LCM की बात करें, तो जो कॉमन है उसको ले लो, 2 कॉमन था इसको ले लिए। ठीक है, और बाकी संख्याएं जो बच रही है ना उन सभी को ले लो। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर आपका 3 गुणे 5 गुणे 17 बचा, और नीचे आपका क्या बचा, 2 गुणे 23 बचा। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा कर लो। देखो कैसे, 2 3 6, ठीक है, 6 और गुणे 5 करोगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, और 30 गुणे 2 करोगे तो 60। ठीक है, यानी कि ये और ये इसका हम गुणा कर लिए, गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कर लेते हैं 17 गुणे 23। ठीक है, और इसका क्या करो, आपस में गुणा करो। जब इन सभी का आपस में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 23,000। ठीक है, 23,460। ठीक है, ये संख्या आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 23,460। ठीक है, अब आपको क्या करना था, जांच करना था। ठीक है, तो यहाँ से हम हेडिंग डाल लेते हैं चेक। चेक करेंगे, चेक करने के लिए पहले आपको लिखना होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा, HCF गुणे LCM। ठीक है, ये आपका सूत्र भी होता है, इसको आपको ध्यान देना। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, आपको दो संख्या दिया था 510 और एक संख्या था 92, इनका गुणनफल कर दिए। बराबर में HCF कितना आप निकाले थे, HCF निकाले थे 2,
और एलसीएम आपको आया था 23,460। ठीक है, अब इन सभी का क्या करो, आपस में गुणा करो। तो यहाँ से हम 510 है, ठीक है, यानी कि 91 अभी मान लेते हैं हम, जीरो बाद में बढ़ा देंगे, ठीक है, और यहाँ से 92। ठीक, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो दो एक का गुणा जब हम बाद में करेंगे तो आपको 92 ही मिलेगा। 5 दूना 10 की शून्य, हाथ में आया एक, 9 पचे 45, एक 46। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको ऐड करोगे तो 2 हो गया, ठीक है, 9 और यहाँ से 6 4। ठीक है, जब आप इसका 91 और 92 का गुणा किए तो आपको 46 92 मिला। ठीक है, और यहाँ पे जीरो था तो जीरो यहाँ से हम बढ़ा लेंगे बराबर में। इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो देखो 2 का गुणा जीरो में करोगे तो जीरो, ठीक है, और 2 का गुणा 6 में करोगे तो 6 दूना 12, हाथ में आया एक, 4 दूना 8 एक 9, ठीक, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि 46,992, 46,992 दोनों संख्याएं क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब दो संख्याओं को गुणनफल गुणे बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसका आपका सेकेंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड वाला आपको क्या दिया है, 336। ठीक है, 336, दूसरा संख्या आपको 54 दिया है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 336 यहाँ पे लिखेंगे और इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, यहाँ पर एक बचा, 2 छक्के 12, फिर एक बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 साते 21, अब 7 एक कम 7। ठीक है, इसी प्रकार 54 को भी करो। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक बचा, 2 साते 14। ठीक है, फिर 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 नवा 27। ठीक है, 3 से फिर काटोगे तो 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 336 को आप क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, 1 2 3 4 बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार 7 है। ठीक है, और 54 को क्या लिख सकते हो, 54 को इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एचसीएफ की बात करें, देखो बेटा एचसीएफ में जो कॉमन पहले उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आपको एक मिला। ठीक है, 3 आपको एक यहाँ से कॉमन मिला, और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन मिला तो 2 ले लिए, यहाँ से 3 कॉमन मिला तो 3 ले लिए, गुणा करोगे तो 6 मिल गया, यानी कि एचसीएफ कितना आपको मिल गया, एचसीएफ आपको 6 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक है, एलसीएम में पहले जो कॉमन है उसको ले लो, 2 कॉमन था और 3 कॉमन था उसको ले लिए। ठीक है, बाकी सब जो बचा उन सभी को ले लो। ठीक है, इसमें 2 ऊपर कितना बचा, 3 बार बचा था तो इसको ले लो पहले, और एक 7 बचा था यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, और क्या बच रहा है, और गुणे में नीचे आपको 2 बार 3 बच रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। देखो 2 गुणे 3 करोगे तो कितना, 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ठीक है, 24 ले लो, और 2 सत्ते 14। ठीक है, 14 ले लो, और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आपस में गुणा करा दो। ठीक है, जब आपस में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3024। ठीक है, 3024 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ गया, 3024, गुणा आप लोग कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ 6 आ गया, एलसीएम इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या आपको कितना है, 336 गुणे दूसरा संख्या क्या है, 54 है, बराबर में क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम या एचसीएफ गुणे एचसीएफ, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, गुणा ही हो रहा है ना, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम कहो या एलसीएम गुणे एचसीएफ कहो, तो यहाँ से 6 गुणे 3024। ठीक है, गुणा करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना है, 336 है, और गुणे यहाँ से हम 54 कर लेते हैं। ठीक है, 6 चौका 24 की 4, हाथ में आया 2। ठीक है, 4 3 12 2 14। ठीक है, हाथ में आया 1, और 4 3 12 1 13। ठीक है, 6 पंजे 30। ठीक है, 3 हाथ में आया, और 5 3 15 3 18 1, और 5 3 15 15 1 16, जोड़ लो 4 4। ठीक है,
8 3 11, ठीक है, 8 3 11 की एक हाथ में आया, 6 1 7 1 8 हो गया, ठीक है, और एक यानी कि कितना आ गया 18,144 आ गया, ठीक है, 18,144 आ गया। अब इसका गुणा 6 में कर लो, 6 का गुणा इसमें कर दो, देखो 6 चौका 24 की 4 हाथ में आया 2, 6 दूना 12 2 14 की 4 हाथ में आया 1, ठीक है, और 6 का गुणा 0 में कर दो, कुछ 0 हाथ में आया था 1 1 हो गया, और यहाँ से 6 त्रिका 18, यानी कि दोनों मान क्या है सेम है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है इसका मतलब कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या है सही उत्तर है, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड था वो आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका सिर्फ 3 ही सवाल थे, ये तीनों मैं आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको कितनी संख्या दी है, 1 2 3 संख्याएं दी है, ठीक है। पहले तो 2 संख्याएं दी रही थी, अब आपको 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको क्या दिया है, एक संख्या 12 है, एक 15 है, ठीक है, और एक संख्या आपको क्या दिया है, एक संख्या 21 दिया है, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 करते हैं, 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काटोगे तो 3, फिर 3 से काटोगे तो 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से 15 का करो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 पच्चे 15, और यहाँ से 5 1 5, ठीक है, और 21 का भी कर लो, 3 से काटोगे तो 3 7 21, 7 से काटोगे तो 1, ठीक है। यानी कि 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को क्या लिखोगे, 15 को आप लिखोगे 3 गुणे 5, और 21 को क्या लिखोगे, 21 को आप लिखोगे 3 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ से पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें तो पहले देखो जो कॉमन होता है एचसीएफ में वही एचसीएफ होता है, ठीक है। इसमें जो कॉमन है वही एचसीएफ, ठीक है। देखो इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 कॉमन है, तो यहाँ से जो इसका एचसीएफ होगा वो 3 होगा, ठीक है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन आपको था वो तो ले लो, ठीक है, बाकी सब जो बचा उन सभी को ले लो। तो ऊपर आपका 2 2 बार है, ठीक है, यहाँ पर 5 बच्चा और यहाँ पर 7 बच्चा, ठीक है। तो इन सभी का क्या करो, आपस में गुणा करा दो, देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है, 12 हो गया, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 और गुणे 7 मतलब 7 छंग 42, और 0 बढ़ा दो तो 7 420, ठीक है। यानी कि जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया है पहला संख्या 17 है, दूसरा संख्या 23 है, और आपको क्या दिया है, तीसरा संख्या आपको क्या दिया है, 29 है, ठीक है। ये तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो पहले क्या करो, 17 का करो, तो 17 17 कम 17 ही कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार 23 है तो 23 से कम 23 ही कटेगा, इसी प्रकार 29 है तो 29 से कम 29 ही कटेगा, ठीक है। तो यानी कि आप 17 को लिख सकते हो 17 गुणे 1, ठीक है। 23 को क्या लिख सकते हो, 23 को लिख सकते हो 23 गुणे 1, और 29 को क्या लिख सकते हो, 29 गुणे 1, ठीक है। अगर हम एचसीएफ की बात कर लें तो देखो इसमें आपको कुछ भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखो अगर इस प्रकार से देखोगे तो इसमें एक कॉमन आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या एक मिल रहा है कॉमन, एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ होगा 1 होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो भी आपका एचसीएफ कितना आता है, 1 ही आता, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन था उसको ले लो, एक कॉमन था एक ले लिए, ठीक है, और इन सभी को ले लो, यानी कि 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है, और इन सभी का जब गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 11,339, ठीक है। इन सभी का गुणा करोगे तो 11,339 मिलेगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का
थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड की बात करें तो आपको एक संख्या दिया है 8 दिया है, एक 9 दिया है और एक कितना दिया है 25 दिया है। ठीक है, तो इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो 8 को आप क्या लिखोगे, पहले 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो 1। इसी प्रकार 9 का करो, 3 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 1। ठीक है, 25 का कर लो, 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 1। ठीक है, यानी कि आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 के लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखोगे। ठीक है, और 9 को 3 गुणे 3 और 25 को आप 5 गुणे 5। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर हम एचसीएफ की बात करें, यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो उसका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में कॉमन कुछ है ही नहीं, यानी कि सभी संख्याओं को ले लो। ठीक है, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 घाते 3 हो गया। 3 2 बार है तो यानी कि 3 की पावर 2 हो गया। 5 2 बार यानी कि 5 की पावर 2 हो गया। तो इन सभी का जब आप गुणा करोगे तो कितना जगह, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 को 8 लिखोगे। ठीक है, और 3 का स्क्वायर है तो 9, 5 का स्क्वायर है तो 25। ठीक है, अब इन सभी का आप जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1800। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपके पास, 1800 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो आपका एक्चुअली खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका थर्ड यानी कि 3 ही सवाल थे, ये सभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आईएमपी भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए करा है एचसीएफ आपको इतना 2 संख्या दी है, बराबर में 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम 306 कामा 657। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सूत्र पर ये सवाल है। ठीक है, तो सूत्र याद रहेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, देखो दिया क्या है, पहले यहाँ से आप लिख लो कि प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं ना देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, देखो दिया क्या है, तो यहाँ से आप पहले लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है एचसीएफ में आपको 2 संख्याएं दी है, 306 कामा 657 बराबर क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि भैया एलसीएम ज्ञात करो 306 कामा 657 का। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र याद होगा, सूत्र क्या था, सूत्र था 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आपका क्या था, सूत्र था। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या आपके कौन कौन से है, 306 है और दूसरा संख्या है 657 है, बराबर में एचसीएफ आपको कितना, देखो एचसीएफ यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको कितना दिया था, 9 दिया था, तो एचसीएफ हो जाएगा 9, यहाँ से गुणे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, 9 इधर गुणा में, इधर भेजोगे तो भाग में, यानी कि 306 गुणे 657 बट्टे 9 बराबर में एलसीएम बचेगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से काटो पिटो और यहाँ से गुणा करके आंसर निकालो। देखो 3 से काटो, 3 त्रिक के 9। ठीक है, इसको काटो, 3 कम 3 0 3 दूना 6। ठीक है, अब फिर इसको काट दो, देखो किसको काटोगे, इसी को काट दो ना, 3 त्रिक का 9, एक बच्चा। ठीक है, 3 चौक का 12, यानी कि 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 22,003। ठीक है, 22,338। ठीक है, बराबर में एलसीएम। ठीक है, यानी कि इसका जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 22,338। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः एलसीएम किसका, 306 कामा 657 का कितना हो गया, 22,338। ठीक है, और ये आपका उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना था। ठीक है, थोड़ा सा आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये एकदम सेम आपको उदाहरण जो नंबर फर्स्ट था उसी की तरह है। ठीक है,
IMP है, ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे। अब देखो ये जो आपको कह रहा है 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो ये मैं आपको उदाहरण में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता चुका था, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे किस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, ठीक, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपको जो दिया पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको संख्या क्या दिया है, संख्या आपको दिया है 6 के पावर n, ठीक है। तो 6 के पावर n है, तो n यहाँ पर आपको एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न में कि ये जो 6 के पावर n है, n आपका क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो देखो कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसमें 2, ठीक है, जब उसमें 2 और 5 होगा तभी तो 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। देखो 2 और 5 का जब आप गुणा करते हो तो 10 आता है, 10 एक 0 पर समाप्त संख्या है, ठीक है। तो 2 और 5 उस संख्या में आना जरूरी है जो 0 पर समाप्त होना चाहता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो 20, ये 0 पर समाप्त है, ठीक है। तो ये 0 पर समाप्त है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, तभी ये 0 पर समाप्त है। देखो कैसे, जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो पहले 2 से काटोगे तो 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1, यानी कि आप 20 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो यानी कि इसको सही रूप में लिखो तो 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर n, ठीक है। इसमें देखो 2 और 5 है, तभी ये संख्या 20 जो है वो 0, जो इसका इकाई अंक है वो 0 पर समाप्त है, ठीक है। तो संख्या 0 पर समाप्त कब होता है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करते हो उसमें कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना आवश्यक है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, यदि, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, या होना चाहता है या चाहती है, ठीक है, चाहती है या चाहता है, चाहता है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार 2 व एक बार 5 आना चाहिए, ठीक है। एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए, किस रूप में, 2 गुणे 5 के रूप में, ठीक है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको संख्या 6 का, अगर यहाँ पे देखो आपको क्या दिया, संख्या 6 के पावर n दिया है, ठीक है। अगर हम संख्या 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका गुणनखंड करें, गुणनखंड करने पर, जब संख्या 6 का गुणनखंड करोगे, यानी कि देखो 6 का क्या करो, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 1, यानी कि आप 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि इसके पावर n है, तो यहाँ पर क्या करो, इसके पावर n लगा दो, n को अलग अलग दे दो, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इसमें 2 है पर 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है, इसमें 2 तो है पर 5 उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, अर्थात, ठीक है, अर्थात यह कभी भी 0 पर, ठीक है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है,
ठीक है, नहीं होगी किसके लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे लिख देना, किसी भी प्राकृतिक, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसके लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसका इकाई अंक 0 पर, देखो यहाँ पे एक बार और समझ लो, इसका जो इकाई अंक है वो 0 पर, जैसे मान लो यहाँ पर 40 है। ठीक है, अब ये जो 40 है इसका इकाई अंक 0 पर कब समाप्त होगा, जब इसका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 और गुणे 5। ठीक है, अब ये 2 आपका चाहे जितनी बार आ सकता है और 5 भी चाहे जितनी बार आ सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको सूत्र के रूप में इसे ऐसे लिखा जाता है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ठीक है, या 2 के पावर m या 5 के पावर n, कुछ भी लिखो। फिर ठीक है, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो जैसे यहाँ से काटो 2 से, तो 2 से काटोगे तो 20 आएगा, फिर यहाँ से 2 से काटोगे तो 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे 1। ठीक है, यानी कि अगर 40 को लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 3, 5 के पावर 1। ठीक है, तो 2 आपका चाहे जितनी बार आ सकता है, 5 भी चाहे जितनी बार आ सकता है, पर आना चाहिए 2 गुणे 5 के रूप का होगा, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे 2 गुणे 3 आया था। ठीक है, पर इसमें 2 तो आया पर 5 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख दिए कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का यह नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये तो भाज्य संख्याएं हैं, पर क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखो क्या है, देखो पहले आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ लो होती क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्या में, ठीक है, देखो हम यहाँ से आपको बताते हैं भाज्य संख्या पहले होती क्या है। ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन संख्या के 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक या 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक या 2 से ज़्यादा गुणनखंड, ठीक है, होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये आपका एक 4 है, तो ये 4 आपके भाज्य संख्या है। हाँ है, कैसे है, जब आप 4 का भाज्य गुणनखंड करोगे, जैसे 2 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 से काटोगे तो 1, यानी कि 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें आपकी जो, देखो जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, ये जो 4 है इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 1 2 3 बार है। ठीक है, 2 से अधिक है, तो ये संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। ठीक है, और अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, ठीक है, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, जो तो एक स्वयं से कटे, ठीक है, जो स्वयं से कटे और किससे कटे, 1 से कटे। ठीक है, स्वयं और 1 से कटता है तो उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में इसमें अगर हम बात करें, जैसे में 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, तो ये सब कैसी संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आएंगी, जैसे 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 10 है, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, और ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको देखो प्रश्न में दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, अतः 2 से अधिक, ठीक है, अतः 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, अतः 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, ठीक है, रूप होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर देख सकती हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, उसका क्या बताना है। देखो एक लड़की सोनिया है, वो 18 मिनट लगते हैं उसको कितने, एक चक्कर लगाने में उस मैदान को। ठीक है, वही मैदान का चक्कर जब रवि लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न कि अगर वो एक ही स्थान से, ठीक है, एक ही स्थान से अगर चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो वो पुनः कितने, मतलब कि कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो पहले आपको दिया है, ठीक है, एक सोनिया नाम की लड़की है। ठीक है, ठीक है, उसको कितने मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, उसको 18 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और एक रवि नाम का लड़का है और उसको कितने मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, उसको लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, तो जब इस प्रकार का सवाल हो तो 18 और 12 का यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 18 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। ठीक है, और यहाँ 12 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 6। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 18 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और 12 को क्या लिखोगे, 12 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अगर देखो एचसीएफ की बात करें, ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ से क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, ये कॉमन आपको मिला और ये कॉमन मिला। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ से एक 2 कॉमन मिला और यहाँ से एक 3 कॉमन मिला, तो एचसीएफ यहाँ आ गया 6। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम पहले देखो जो कॉमन उसको ले लो। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन था तो 2 गुणे 3 ले लिए, बाकी सब जो बचा उसको ले लो। यहाँ से एक 3 बचा और यहाँ से एक 2 बचा, इन सभी का क्या करो, गुणा कर दो। 2 3 6, ठीक है, 6 3 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36। ठीक है, तो 36 मिनट बाद, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः रवि एंड मतलब और सोनिया को 36 मिनट बाद, ठीक है, 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही डीपली तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो किस प्रकार से, देखो यहाँ से पहले आपको क्या है, यहाँ से एक क्या है, वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक क्या है, वृत्ताकार मैदान है। ठीक, और इसमें आपके 2 लोग हैं, एक सोनिया है एक रवि है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं सोनिया मान लेते हैं। ठीक है, इसको कितने मिनट लग रहे थे सोनिया को, 18 मिनट लग रहे थे ना, 18 मिनट लग रहे थे। ठीक है, और ब्लैक वाले से हम मान लेते हैं ये कौन है, ये रवि है। ठीक है, ये कौन है, ये रवि है, इसको कितने मिनट लग रहे थे एक चक्कर लगाने में, 12 मिनट लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ये एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से एक पथ है आपका। ठीक है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो मानो कि यहाँ से ये प्रारंभिक स्थान है दोनों लोग का। ठीक है, तो दोनों लोग का ये प्रारंभिक स्थान है, तो नीला वाला सोनिया है। ठीक है, तो नीले वाले सोनिया को हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले दौड़ाते हैं। ठीक है, तो नीला वाला अगर सोनिया इस प्रकार से एक चक्कर लगाएगी, ठीक है,
इस प्रकार से अगर एक चक्कर लगाएगी तो उसको पूरे 18 मिनट लगते हैं। यानी कि 18 को हम क्या करते हैं ना, 6 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो 18 को हम कितनी भागों में बांटेंगे, अगर 6 को रूप में बांटना होगा तो 3 भागों में। ठीक है, क्योंकि 6 त्रिक 18 होता है। तो मान लो एक यहाँ और एक मान लो ठीक है यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ। ठीक है, तो एक यहाँ से अगर ये प्रारंभ करती है तो इसमें इसको यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट लगते हैं। फिर यहाँ से ये प्रारंभ करेंगे यहाँ तक पहुँचने में तो इसको 6 मिनट लगेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर आना चाहेंगे तो यहाँ पर भी इसको 6 मिनट लगेंगे। यानी कि पूरा ओवरऑल मिलाकर 18 मिनट लग रहे हैं इसको एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अब यहाँ से समझो, यहाँ से एक यहाँ पर रवि है। ठीक है, यहाँ से रवि है और रवि इसको क्या कर रहा है, इसको चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब रवि चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से अब रवि को कितना एक चक्कर लगाने में लग रहा है, 12 मिनट। इसको क्या करो, 6 को 2 भागों में बांट दो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 6 मिनट लगेगा रवि को। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रारंभ करेगा तो 6 मिनट बाद कहाँ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब दौड़ेगा तो यहाँ से 6 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा, यानी कि 6 मिनट बाद। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब बस देखो, अगर हम कहें कि सोनिया को पहले कहो कि 6 मिनट तक दौड़ो तो 6 मिनट तक अगर सोनिया दौड़ेगी तो यहाँ तक मिलेगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि देखो कब तक वो प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो कब मिलेंगे दोनों। ठीक है, अगर सोनिया 6 मिनट चलेंगी तो यहाँ पर पहुँचेंगी और रवि 6 मिनट चलेगा तो रवि यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, कितने दोनों लोग कितने चले, 6 मिनट, तो यहाँ पर लिखते जाओ 6 मिनट प्लस। अब सोनिया 6 मिनट चलेंगी तो यहाँ पर, ठीक है, और रवि चलेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, तो 6 मिनट लिखो, फिर प्लस। अब सोनिया यहाँ से चलेंगी तो ये सोनिया यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर पहुँची। ठीक है, अब रवि यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर पहुँच गया रवि, मतलब कि सोनिया यहाँ पर है, रवि यहाँ पर भी है। ठीक है, तो +6 लिखो। अब सोनिया यहाँ पर है ना, अब सोनिया को कहोगे 6 मिनट चलो तो 6 मिनट चलेगी तो यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, और रवि यहाँ से 6 मिनट बाद चलेगा तो यहाँ पर पहुँच गया रवि। ठीक है, यानी कि +6। अब सोनिया अगर चलेगी 6 मिनट बाद तो यहाँ पर पहुँचेगी और रवि भी 6 मिनट चलेगा तो रवि यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, यानी कि +6 लिखो। अब सोनिया यहाँ से चलेगी तो सोनिया अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गई। ठीक है, और रवि भी यहाँ से चलेगा तो रवि भी अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गया, तो +6 लिखेंगे। ठीक है, तो इतने मिनट सभी को लगे। ठीक है, तो कितने मिनट लगे, 6, 6 12, 6 18, 6 24। ठीक है, 6 24 हो गया, 6 30, 6 36। ठीक है, यानी कि इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 36 मिनट। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। ठीक है, जब एलसीएम निकाले तो 36 मिनट लग रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि 36 मिनट बाद वे अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ओवरऑल समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो आपका प्रश्नावली 1.1 है ना, वो आपका पूरे तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक, तो इसमें 7 क्वेश्चन थे, सातों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।